नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। तो क्या एमपी वाला फॉर्मूला यूपी में भी लागू होगा? जी, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी अब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है, बाकायदा राजनीति का ताना बाना बुनने लगा है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यूपी में भी ऐसा ही प्रयोग करने जा रही है। योगी कैबिनेट के कई चेहरे चुनावी रण में दिख सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूदा सांसदों की भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्षी सांसद जीत का समीकरण ढूंढने में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर यूपी बीजेपी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समीकरण में टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कद्दावर सांसदों की फौज विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर नया प्रयोग किया है, यूपी के सांसदों को भी टिकट कटने का खतरा दिखने लगा है। तो कई योगी के मंत्रियों के टिकट मिलने का भी जिक्र हो रहा है। तो सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में क्या मंत्रियों को सांसद का टिकट दिया जाएगा? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया था पिछले विधानसभा चुनाव में, जो हाल ही में 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, उसमें जो फॉर्मूला अपनाया था बीजेपी ने, इससे ये सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में 80 सीट अपने कब्जे में लाने का दावा किया था। और ऐसे में क्या इन सीटों को पाने के लिए बीजेपी यहाँ पे कई ऐसे मंत्री हैं जिनको लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। बता दें, इन मंत्रियों में धर्मपाल सिंह, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, संजय गंगवार, अनूप वाल्मीकि, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा का नाम निकल के सामने आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम आ रहा है। तो बीजेपी ने 21 सांसदों को टिकट देने की तैयारी कर रखी है। विधानसभा चुनाव में सांसदों की भी जीत हुई थी। हमने देखा था किस तरीके से रणनीति बीजेपी ने बनाई थी, और ये क्या रणनीति थी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी को प्रदेश के चुनावों में ताकत मिली थी। इसके बाद से जो बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया था, बीजेपी का यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य है, और बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। विधानसभा चुनाव में वो सपने देखा था, और विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत भी हुई थी। तो क्या बीजेपी इसी फॉर्मूले पे लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत हुई थी। 21 सांसदों को टिकट दिया गया था विधानसभा में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे उनसे। जितेंद्र वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रतन तिवारी, नेता कांग्रेस कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बीजेपी नया फॉर्मूला लेके आई है, क्या लगता है ये कितना प्रयोग होगा और क्या साबित हो पाएगा? निश्चित तौर पे हमारा कोई फॉर्मूला नया नहीं होता है। हमारे यहाँ सब पार्टी के वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, हमारे यहाँ नेता नहीं होते। इस चीज को आपने महसूस किया होगा कि जो केंद्र में मंत्री थे, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे वाले मंत्री थे, मगर जब उनको आदेश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाए और विधानसभा चुनाव लड़े, और सबने कोई ना नू नहीं करी, तुरंत उस पार्टी के आदेश को। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की आंखों में तो आंसू भी आ गए थे सर। नहीं, इनको मतलब उनका आंसू नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हमने ज्यादा से ज्यादा संगठन में काम किया है, और संगठन का कार्य अब हमें ज्यादा अनुभव देता है। चुनाव जनता के सामने हम कभी गए ही नहीं लड़ने के लिए, काफी समय गुजर गया। हालांकि जब वो संगठन में आए थे तो मध्य प्रदेश में वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, ये नहीं कि उनको ऐसे ही उठा के लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा संगठन है, और संगठन का यही कार्य होता है कि किसको कहाँ ले जाना है, किसको संगठन में काम कराना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको चुनाव लड़ाना है। ये कांग्रेस नहीं है कि जहाँ पे सोनिया और राहुल कहेंगे वो होगा। भदौरिया जी, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पे, इसका जवाब भी लेंगे। रतन तिवारी मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा होगी।
इस तस्वीर ने यूपी बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर का सियासी संदेश क्या है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सियासी फिजाओं में सवाल ये गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। खबरों में दम हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारने जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी ताकि बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए क्षेत्र में उनकी पकड़ की जांच की गई थी। पहले ही विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर तक है या नहीं, इसे तय किया गया और उसके बाद सांसदों को बोल दिया गया कि आपको चुनावी रण में उतरना है। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को राज्यों के चुनावों में बेहतर स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए कई विधायक और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी योगी सरकार के मंत्री चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के चुनावी मैदान में उतारे जाने की खबरें फैल रही हैं। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उछल रहा है। दरअसल यही प्रयोग बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव में किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा तक ले लिया। ऐसे में सवाल ये कि अगर यूपी में ये प्रयोग हुआ तो फिर इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सियासी रण में किस्मत आजमा सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय माना जा रहा है। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिराथू से हार के बाद 2022 में दूसरी बार बनी योगी की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं हैं। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। जमीनी राजनीति करने वाले ब्रजेश पाठक मौजूदा वक्त में योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी छवि भी अच्छी है। ऐसे में पार्टी उनकी बढ़ती ताकत की परीक्षा चुनाव तो देखा आपने कि किस तरीके से वो मंत्रियों का नाम निकल के सामने आ रहा है जिसमें लोकसभा चुनाव जो है बीजेपी वो लड़वा सकती है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। जितेंद्र वर्मा भी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रतन तिवारी नेता कांग्रेस कैप्टन आई सिंह भी, और भदौरिया जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रतन तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है बीजेपी ये जो फॉर्मूला लेके आ रही है उस पर वो खड़ी हो पाएगी? बड़ी बात यह है कि अभी कैलाश विजयवर्गीय की जब बात हो रही थी, आपने सवाल पूछा तो हमारे भदौरिया साहब ने उल्टा जवाब दिया, लेकिन यह नहीं बता रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी सीट छोड़ के अपने लड़के को विधायक बनाए थे। आज लड़का अपने सीट छोड़ के विजयवर्गीय को विधायक बनाया है। यह परिवारवाद ही तो है। कभी लड़का विधायक, कभी बाप विधायक, कभी बाप तो कभी बेटा। अभी आप जो आपके टेलीविजन पे जो मुझे फोटो दिखाई दे रही थी उसमें आप देखिए कि जतिन प्रसाद का फोटो दिख रहा था, ब्रजेश पाठक का फोटो दिख रहा था। यह लोग कहाँ, कौन सी पार्टी से आए हुए हैं? ब्रजेश पाठक बसपा से आए हुए हैं, जतिन प्रसाद लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहे हुए हैं। तो पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी के गाली देती है, उन सारे कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी में भर भर के उनको सांसद विधायक बनाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी उस पूरी तरीके तो आप कह रहे हैं कि पहले बुरा भला बोला जाता है फिर अपनी पार्टी में ही लेके आ जाता है। बिल्कुल, आप देखिए ना, हार्दिक पटेल के ऊपर इन लोग देशद्रोह का मुकदमा चलाते थे, उन्हें आतंकवादी करते थे, उग्रवादी करते थे। हार्दिक पटेल को बीजेपी का विधायक बना दिए गुजरात में। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में अजीत पवार को
70,000 करोड़ के एनसीपी घोटाले की आरोप लगाते थे, सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते थे। खुद प्रधानमंत्री भोपाल से चिल्ला रहे थे, उन्हीं अजीत पवार को अपने साथ लेके डिप्टी सीएम बना दिए। तो आप देख लीजिए, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जहां जहां इनकी ताकतें हैं, जिन लोगों को यह गाली देते हैं, तो आप मान के चलिए 24 घंटे के बाद उन्हीं लोगों को अपने पार्टी हम तो देख ही रहे हैं रतन तिवारी जी, उम्मीद करती हूँ भदौरिया जी भी देख रहे होंगे। क्यों भदौरिया जी? बिल्कुल। तो क्या जो रतन तिवारी जी की तरफ से कहना है वो सही है? पहले आप बुरा भला बोलिए, फिर उनको अपनी खेमे में लेके आ जाइए चुनाव के लिए। नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर कल्चर है। पर तिवारी जी तो यही कह रहे हैं। नहीं, तो कांग्रेस का कल्चर है, तो कांग्रेस का जो कल्चर नहीं सकते, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं। हमारे यहाँ बड़ा और बड़ा ही डिसिप्लिन से काम होता है। हमारे सारे नेता बड़े अनुशासित हैं, अनुशासित रह के कार्य करते हैं। इनके यहाँ कोई कांग्रेस के नेता अनुशासित नहीं है, फिर ये कहना चाह रहे हैं? आप देखिएगा, जब इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चली, उसमें सबसे सर्वोपरि अशोक गहलोत का, अशोक गहलोत को जो अध्यक्ष बन के तो आप क्या इनके राष्ट्रीय से खड़गे जी और सुरजेवाला जी जो भाई साहब, तो अशोक गहलोत ने उन्हें दिखा दिया। नहीं, ऐसे तो सीएम का नाम तो आप भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं बाकी 3 राज्यों में, आपको भी वक्त लग रहा है ना? क्या नहीं कर पा रहे? सीएम का नाम तो आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। 3 राज्यों में लगातार मीटिंग हो रही है। हमारे यहाँ डिसाइड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। हाँ। कौन है? कर देंगे। कौन है बताइए? नहीं पीटते, हमारे यहाँ हो चुका है। 2 साल तक तो फिर इतनी मीटिंग क्यों चल रही है जब हो चुका है? तो इसको हमने बनाना है, बना के आपने लिस्ट बना के रखती है। अच्छा। ये यहाँ कोई सोनिया और राहुल की थोड़ी चल रही है। राज्य का नाम बता दीजिए जिसका मुख्यमंत्री डिसाइड हुआ है। हमारी विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल में ये डिसाइड होता है कि अगला हम सीएम किसको कहेंगे। तो है इनके सोनिया और राहुल वो कहेंगे कौन बनेगा। तेलंगाना में अपना मुख्यमंत्री बना दिया, शपथ भी करवा दिया भदौरिया जी। एक सिद्धांत पार्टी है, ये इसके कुछ है, ये मर्यादाओं में भदौरिया जी मैं आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जितेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, आप तो कह रहे थे 65 पार का लक्ष्य है, 65 पार का लक्ष्य है इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में, लेकिन बीजेपी तो कह रही है 80 की 80 सीटें वो अपने खेमे में लेके जाएगी। ऑडियो नहीं मिल पा रही है आपकी जितेंद्र जी। ठीक है, आपको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे दोबारा। रतन जी, यहाँ पे जो बीजेपी है वो हमेशा से सरप्राइजिंग पार्टी कही जाती है, एक के बाद एक सरप्राइज जो है वो देती रही है। पिछले हमने चुनावों में देखा था, 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ था, विधायिका का चुनाव सांसदों को लड़वाया था। आपकी पार्टी क्या नया करने जा रही है लोकसभा चुनाव में और कितनी सीटों की उम्मीद यूपी में? सबसे पहले जातिगत जनगणना के पक्ष में है। हम लगातार किसानों की वकालत किए हैं 10 साल तक, लगातार युवाओं की, महिलाओं की बात किए हैं। महंगाई की सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुद्दा सदन के अंदर उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। तो हम सारे जो हमारे अलायंस के साथी हैं, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हों, केजरीवाल जी हों, और जितने भी लोग हमारे साथ हैं, हम लोग मिलके हम आगामी लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। लगभग हमारी सीट भी लगभग हम लोग की बातचीत हो गई है। अगली जो बैठक होने वाली है उस बैठक में आप देखना सारे लोग एक, लेकिन ये जो बीच में बैठक होने वाली थी वो क्यों रद्द कर दिया गया? मैं बता रहा हूँ, वो जल्दबाजी में मीटिंग लिया गया था जिसमें अखिलेश यादव जी अपनी कार्यक्रम में व्यस्त थे, ममता दीदी वहां पे व्यस्त थी, तो सारे लोग कहीं ना कहीं व्यस्त थे, जिसकी वजह से ये मीटिंग रद्द कर दी गई। अगली मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में आप देखना सारे लोग आएंगे। हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का पूरा फार्मूला बन चुका है और हम मिलके हंसी खुशी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से नष्ट नाबूद करके दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ भी हंसी खुशी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देखो, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं, क्योंकि हमारा विधानसभा चुनाव में कोई अलायंस नहीं बना था, लोकसभा चुनाव को लेकर बना था। जो भी गलतियां हुई हैं उसे हम बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। 65 और जो 35 का जो क्या फार्मूला है अखिलेश जी रखे हैं, हम लोग भी अपना फार्मूला रखेंगे। और हम क्या फार्मूला आपका बनने जा रहा है?
हाँ, हम लोग मिलेंगे, हम लोग सीट शेयरिंग पे बात करेंगे, हम कितनी सीट लड़ेंगे, अखिलेश जी कितनी सीट लड़ेंगे, वहाँ पे चौधरी साहब कितनी सीट लड़ेंगे, हमारे यहाँ सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। और आप देखना, हम लोग मिलके, विपक्ष अगर एक हुआ, स्वटी जी आपको बता देता हूँ, 77 में विपक्ष एक हुआ था, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। इस बार विपक्ष एक हो रहा है, आप देखना प्रधानमंत्री खुद अपना चुनाव हार जाएंगे इस बार। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, क्या लगता है, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं जो बीजेपी अपने जो दावे ठोक रही है, क्या उससे इतर समाजवादी पार्टी करने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार मजबूती की तैयारी कर रही है और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला, 37%। जितेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है पर क्लियर नहीं आ रही है। आप लीड हटा लीजिए, अपने ईयरफोन्स हटा लीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। भदौरिया जी भी लगातार बने हुए हैं। भदौरिया जी, यहाँ पे रतन जी कह रहे हैं कि जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। निश्चित रूप से ये बातें उन्होंने 5 विधानसभा जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उससे पहले भी इसी तरह की बातें करी थी। तो उस जब आपने इनका गठबंधन का हाल देख लिया कि मध्य प्रदेश में कैसी इनकी हुक्का पजियत हुई, वो उसको गाली दे रहे थे, वो उसको क्या हाल देख लिया? रतन जी तो कह रहे हैं सब चंगा भला है। अखिलेश कह रहे थे कांग्रेस चुरपुर पार्टी है और वो कह रहे थे चोर पार्टी है। इस तरह का गठबंधन है। अभी इन्होंने जब बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो ममता ने मना कर दिया, केजरीवाल ने मना किया, अखिलेश ने मना कर दिया। तो गठबंधन तो इसका दिखाई देता है। पर वो कह तो रहे हैं कि वो बिजी चल रहे थे, अगली मीटिंग में सब आएंगे। क्यों रतन जी? अब देखो वो क्या है, के कहते हैं ना कि रतन जी का ऑडियो दीजिए। तो मन बहलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस भदौरिया साहब और उसमें कई नेता जो है वो अपने अपने काम में बिजी थे। अगली मीटिंग में सब लोग दिखाई देंगे आपको, कह रहे भदौरिया जी, वो अगली मीटिंग में सब दिखाई देंगे। अरे अभी साथ नहीं है तो आगे मीटिंग में क्या दिखाई देंगे? तो जो एक जी है तो कह चुके हमें कोई मतलब नहीं, हम इस रेस में नहीं है। और अब अखिलेश कह चुके हैं कि आपने मध्य प्रदेश में जब मुझे साथ में नहीं रखा तो वो तो बता दीजिए। ममता बनर्जी कह चुकी है कि कांग्रेस को हम बंगाल में साथ में नहीं। अरे आप अपने घर में झांकिए ना कि 38 दलों के नेता कहाँ है? कांग्रेस को कांग्रेस है कहाँ? ममता दीदी अगली बैठक में आ रही है, अखिलेश यादव जी अगली बैठक में आ रहे हैं, नीतीश कुमार अगली बैठक में आ रहे हैं, सारे के सारे नेता एक हो रहे हैं, सारे के नेता आ रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपने 38 दलों के नेताओं को बुलाइए ना, आप अपने 38 नेताओं को एक मंच पे लाके खड़ा कर दीजिए। आज गांधी को नकार चुका है, मगर सोनिया गांधी ने ठान रखी है। हमारा कम नहीं हुआ है, हम आज भी 5 विधानसभा चुनाव में आपसे 10 लाख ज्यादा वोट लेके आए हैं। हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस का एक अच्छा नेता आज कांग्रेस के अंदर है, सारे नेता बिल्कुल नेता है। हमारे पास एक एक कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक छोटे से कार्यकर्ता थे जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हैं। रिवंश रेड्डी छोटे से कार्यकर्ता है जो तेलंगाना की आज शपथ लेके मुख्यमंत्री बन गए। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हमारे यहाँ एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है। ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना जानती है। आपके यहाँ बार 405 तो हमारा टारगेट है। अबकी बार हम 400 से ऊपर प्रधानमंत्री जी को फिर जो है तो ये हमारे बराबर में अब कहीं नहीं बचे। देश की जनता 5 राज्यों से चुनाव से जाहिर कर दिया है कि अब कांग्रेस का कोई नेता नहीं बन जाता है। अगर नेता होता अगर ऐसे देश नेता भी बनना चाहेगा जिसको बोलने की सत्ता है तो भारत माता को गाली संविधान को गाली दे और हमारे देश में दर्जा बढ़ाने का काम किया। इस देश को बर्बाद करने का लगातार काम करने वाली मोदी सरकार है। और अडानी अंबानी के
चरण मस्तक भागने वाली सरकार है, अडानी अंबानी के लिए काम करने वाली सरकार है। उनका कर्जा ठीक है, जितेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है तिवारी जी, ठीक है भदौरिया जी, जितेंद्र जी का रुख करूंगी। जितेंद्र जी, 65 पार किस तरीके से करेंगे? क्या यहाँ पे नया फॉर्मूला आप लेके आने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी दावे कर रही है उनके दावे को झूठे साबित करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी चुनाव बहुत मजबूती से जनता के बीच लड़ा था और समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिले थे। 3 करोड़ 42 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ से वोट ज्यादा कभी नहीं मिले थे। लेकिन इतनी मजबूती से हम लोगों ने मेहनत किया और इतना जनता ने प्यार समर्थन हमको दिया कि हमको 3 करोड़ 42 लाख वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 4 करोड़ के आसपास वोट मिला और हमारी 90 सीटें विधानसभा की 200 वोट से 1500 वोट के बीच के अंतर से हारी थी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता, हम मानते हैं कि इतना बड़ा प्यार और जनसमर्थन जो उन्होंने हमको दिया कि लगभग 2.5 गुना वोट हमारा बढ़ाया। कितनी सीटें 2024 में आप ले लेंगे लोकसभा चुनाव में? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कथन है हम उसी पर काम कर रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर भी काम कर रही है। आंकड़ा जानना चाहती हूँ जितेंद्र जी मैं आपसे। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा कि हम 80 सीटें हराएंगे और जनता का जो रुझान है और जिस तरीके से जनता ने हमको 37% वोट दिया, सिर्फ 4% वोट ही हमको और जोड़ना है। यानी जनता में हमको जाकर इतनी मेहनत करनी है और जो इन लोगों ने झूठे वादे और सपने, तो माना जाए भदौरिया जी के जो दावे हैं वो खोखले साबित होंगे? निश्चित तौर पर पीडीए एनडीए को हराएगा, ये बिल्कुल तय है। पीडीए और इंडिया मिलकर, इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर इंडिया को हराएगा, इसमें कोई संशय नहीं रह गया। केवल 4% वोट हमको। भदौरिया जी, जब जितेंद्र जी कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए को हरा देगा तो आप क्यों पीठ थपथपा रहे हैं इतना? आप काहे मुस्कुरा रहे हैं? डिबेट में आप लोग क्वेश्चन करते हैं फिर उधर घुमा देते हैं, टाइम ही नहीं देते। हाँ मैं आप ही का क्वेश्चन तुमसे पूछ रही हूँ भदौरिया जी। भदौरिया जी से पूछ रही ना, हमसे नहीं पूछ रही। लिख के रख लीजिए। और समाजवादी पार्टी की एक भी सीट पे इसकी जमानत नहीं बची है, सारी सीटों पे इसकी जमानत जब्त हुई है। अरे नरेंद्र मोदी जी को बचा लीजिए बनारस से, आपकी वो भी चुनाव हारने जा रहे हैं। बहुत घमंड में मत रहिए। पूरे देश की सत्ता में आप 10 साल लगातार सत्ता से बाहर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप 14 साल सत्ता से बाहर रहे हैं। तो सत्ता का भगवान बनने की कोशिश मत करिए। ये वही जनता है जो इंदिरा उनको भी चुनाव हारना पड़ा था प्रधानमंत्री रहते हुए। ये वही जनता, इसलिए आपको घमंड में नहीं रहना चाहिए। पीएम मोदी और अमित शाह अपने को भगवान समझ रहे हैं जनता का, तो भगवान न समझिए। कांग्रेस से ज्यादा सत्ता आपके देश में नहीं चलाई है। जितना सत्ता देश में कांग्रेस ने चलाया है इतना सत्ता आप लोग नहीं चलाए हैं। ये पहला मौका है जब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। लेकिन अब जाइए, जनता जिस तरीके से आपसे उभी हुई है, जनता जिस तरीके से आपसे परेशान है, जिस तरीके से आप बेरोजगार नौजवानों के साथ छल कर रहे हो, वो जनता खुली आंखों से देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से आपकी सरकार में 5000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या किया है। जनता ये भी देख रही है आपने बॉर्डर पर किसानों का बलि ले लिया। जनता ये भी देख रही है कि आपने देश के बॉर्डर पर जवानों का बलि ले लिया। तो आप कितने कातिल सोच के लोग हैं, ये जनता ने 9 सालों में भोग लिया है। तो ये मत सोचिए कि आप अजय नहीं है। आपको हारना होगा और आपको इस देश की सत्ता से एनडीए और इंडिया और पीडीए मिलकर हराएगा। आपको घमंड में नहीं जीना चाहिए, ठीक है? आपको याद रखना चाहिए। नहीं, आप सत्ता का भगवान न समझिए अपने आप को। सत्ता का भगवान समझ लेना जो आपको आपका ये दूर कर देगी जल्दी। इंडिया का गठबंधन से इतना डरे हुए हो आप लोग का भय दिख रहा है। जिस दिन मीटिंग गठबंधन रखता है उसी दिन आप अपनी मीटिंग रख देते हो और उसमें 32 पार्टी हमसे ज्यादा पार्टी दिखाने का प्रयास करने का मतलब क्या है? आप डरे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में आपकी 16 पार्टी ऐसी थी उसमें जिन्होंने गठबंधन ठीक है जितेंद्र जी भदौरिया जी।
हमारे साथ रतन जी भी लगातार बने हुए हैं। रतन जी, देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, तो किस तरीके से आप यूपी में अपना जनाधार वापस लाएंगे? लोकसभा चुनाव में भी आपके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, ये किस तरीके से काम होगा इस पे? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का जनाधार इन 5 राज्यों के चुनाव के सामने आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 10 लाख वोट बढ़े हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से हमारा वोट शेयर काफी उछाल मारा है। तो स्वीटी जी, कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमने कर्नाटक जीता था, हमने तेलंगाना जीता है, हमने हिमाचल जीता है। भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री खुद अपना चुनाव इस बार हारने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यह वही लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास का वादा तो करते हैं। पता है रतन जी? मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा। जिस दिन दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण सारे लोग जब एक हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। आप देखिए ना, इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और किसानों की जो पार्टी है चौधरी चरण सिंह की, हम सब एक हो रहे हैं। और इस बार देखना, भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि हारने के लिए तैयार है क्या भदौरिया जी? ऑडियो दीजिए भदौरिया जी का। कांग्रेस के लीडर सही कह रहे हैं। आज पूरा देश कह रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें देश आजादी के टाइम मिला होता तो आज हम पीओके की जमीन अपनी जो हम जमा के बैठ गए। अरे भाई, 40 जवान आप लोग मरवा दिए ना, पूरा देश जानता है। अभी सीबीआई जांच होगी, सरकार बदलने पर सीबीआई जांच होगा तो अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। तुम लोगों की ढिलाई से, केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी पीएम की ढिलाई से हमारे जवान की हत्या की आतंकवादी लोग। आप लोग बताएंगे? आप लोग न बताइए। आप तो प्रधानमंत्री भी चुनाव हारने जा रहे हैं। ये रतन तिवारी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है तो उनको। अरे प्रधानमंत्री ऐसे बता दें जैसे भगवान हो, ऐसे शो करिए। भगवान शो करते हो ना आप लोग। मैंने देखा है आप लोगों की सोच को, पीएम को भगवान के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया आप लोग। इस देश की जनता तैयार है अपना बदला लेने के लिए। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाने के लिए इंतजार कर रही है। इसी बनारस की जनता डंडा लेके खदेड़ेगी भदौरिया जी उस मोदी को, और डंडा तैयार है, उसमें तेल लगाया जा रहा है। तो हम पूरे देश के लिए, आप दोनों ही पार्टियां अपने एक परिवार के लिए सोचते हैं, इससे आगे आपकी कोई सोच नहीं। ये पूरी दुनिया देख चुकी है। तो आप 2024 में राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 1 मिली थी, अब की बार 0 पे आ जाओगे। तो इसी तरह की हालत मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने देंगे। आप अच्छा, अटल जी भी हार गए थे। अटल जी से बड़े नेता है मोदी जी। जनता के भगवान है क्या कि खाता नहीं जनता खुलने है, देंगे? जनता फैसला करती है ना। ठीक है, लास्ट कमेंट जितेंद्र जी। खुलने देंगे? ठीक है, लास्ट कमेंट जितेंद्र जी। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बूथ संगठन पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। हर जिले की हर विधानसभा सीट पर जितने बूथ हैं सब पर काम कर रही है। और लगातार क्षेत्रों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जा रहे हैं। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक तो जा ही रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जिले का दौरा कर रहे हैं। और हम लोगों को सिर्फ 4% वोट बढ़ाना है। जब हम 4% बढ़ाएंगे तो ये 41 से 37 पे आ जाएंगे। हम 37 से 41 पे पहुंच जाएंगे और इनको 80 के 80 सीट हराएंगे। और पूरे देश का विपक्ष जब एक साथ है तो देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता भी चाह रही थी विकल्प, ये एक ऐसा कोई मजबूत विकल्प है। तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी भी करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो कई ऐसे विधायक हैं जिनको सांसदी का टिकट दिया जा सकता है। ये बीजेपी खेला खेलने वाले ही है। यूपी में 80 सीटों की जीत का दावा बीजेपी कर रही है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में बीजेपी अपना फॉर्मूला बदलती है कि या कुछ नया सरप्राइज लेके आती है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।